नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत विधि प्रथम वर्ष के विषय संविदा विधि में अपन धारा 16 और 17 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन जैसे अपन ने पूर्व में पढ़ा, सम्मति किसे कहते हैं, स्वतंत्र सम्मति क्या होती है। यानी कोई व्यक्ति यदि एक ही भाव से एक बात पर यदि सहमत हो जाता है तो वो सम्मति होती है। और स्वतंत्र सम्मति का मतलब होता है कि जिनमें परपीड़न, असमय कसर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन एवं भूल का यदि कोई प्रभाव नहीं है तो ऐसी जो सम्मति होगी वो स्वतंत्र सम्मति कहलाएगी। अगर इनका प्रभाव अगर आ जाता है उसमें तो ऐसी सम्मति है वो स्वतंत्र सम्मति नहीं कहलाती है। तो पिछले अपन ने वीडियो में अपन ने परपीड़न के बारे में पढ़ा था, चर्चा की थी। आज हम असमय कसर और कपट के बारे में चर्चा करेंगे। तो धारा 16 सबसे पहले आती है असमय कसर। किसे कहते हैं असमय कसर? असमय कसर या अनुचित प्रभाव भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 16 के अनुसार असमय कसर से तात्पर्य निम्न प्रकार से हैं। कैसे हैं? नंबर 1, जहाँ पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अनुचित फायदा प्राप्त करने के लिए करता है। तो इसमें जो पहला जो इसका जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जहाँ पर दोनों पक्षकार हैं उन पक्षकारों का आपस का जो संबंध है वो एक दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने को होता है। जैसे मान लो कि वकील और एडवोकेट है, टीचर और स्टूडेंट है, तो वहाँ पर एक जो पक्षकार होता है वो दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की क्षमता रखता है और वह इसका उपयोग है वो दूसरे पक्षकार पर अनुचित फायदा प्राप्त करने के लिए वो करता है। यानी एक टीचर है या एक अधिवक्ता है, वो अपने फ़ायदे के लिए यदि वकील या स्टूडेंट का यदि फ़ायदा प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग अगर वो करता है, यानी कि उसकी इच्छा को अधिशासित करता है। दूसरा इसमें पॉइंट है वो है विशिष्टतया या पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है। कब समझा जाता है? जब वह उस अन्य व्यक्ति पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या अन्य के साथ विश्वासिक संबंध की स्थिति में है। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि कब वो किसी व्यक्ति को इच्छा अधिशासित करना माना जाएगा? जब वह उसकी इच्छा पर या उस व्यक्ति पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या वह जो है वो अन्य के साथ है वो वैश्वासिक संबंध की स्थिति में रहता है। तो ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की क्षमता रखता है या वह उसके इच्छा को अधिशासित करना चाहता है या अधिशासित करता है। तो तीसरा इसका जो पॉइंट है वो होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उसके साथ संविदा करता है, वहाँ ये साबित करने का भार की संविदा असमय कसर से उत्प्रेरित हुई है उस व्यक्ति पर होगा जो अन्य व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दूसरा ऐसा अगर कोई संविदा की जाती है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे पक्षकार को अधिशासित करने की स्थिति में है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ उस व्यक्ति पर ये अधिकार आ जाता है, यानी उस व्यक्ति पर साबित करने का भार आ जाता है कि वह यह साबित करे कि उसको अधिशासित किया गया था, यानी उसकी इच्छा को अधिशासित किया गया था। जैसे मान लो पिता पुत्र का उदाहरण है, रोगी चिकित्सक का उदाहरण है, ऋणी साहूकार का उदाहरण है, वकील मुवक्किल का उदाहरण है। तो इन स्थिति में ये माना जाता है कि वहाँ पर असमय कसर का प्रभाव पड़ा है। तो जहाँ पर असमय कसर होता है, जैसे मान लो कि एक टीचर है, वो जो दूसरा जो पक्षकार है वो स्टूडेंट है, उसको जैसे मान लो कि उसकी बाइक है तो वो उसकी बाइक लेना चाहता है। तो यहाँ पर टीचर उस स्टूडेंट को कहता है कि मुझे आप अपनी बाइक दे दो, जो कि वास्तविक रूप से वैसे मान लो 40,000 की है और वो कहता है कि नहीं मेरे को 30,000 में दे दो। तो यहाँ पर टीचर है वो स्टूडेंट की जो इच्छा है उसको अधिशासित करने की स्थिति में है और स्टूडेंट ये चाहता है कि ठीक है सर के पास ही तो जा रही है, अपन इसको 40 की बजाय 30 में दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उसी बात भी ये लगता है कि अपनी जो बाइक है वो कम मूल्य में विक्रय हुई है, तो ऐसी स्थिति में
उसे ये साबित करना पड़ेगा कि मेरी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में सर थी। तो ऐसी स्थिति में भार उस व्यक्ति पर आता है जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है, जिसकी इच्छा को अधिशासित किया गया है। अब इस ऐसी जो संविदा होगी उसका प्रभाव क्या होगा, यानी असम्यक असर का क्या प्रभाव होगा। तो असम्यक असर के कारण हुई संविदा पक्षकार जिसकी सम्मति पर कारित हुई है, यानी जिस पक्षकार की सम्मति से, यानी जो स्टूडेंट है या जो वकील है उसके सम्मति से वो संविदा हुई है, तो उसके विकल्प पर वो शून्य करनी होगी। यानी वह चाहे तो उस संविदा को शून्य करा सकता है और वह चाहे तो उस संविदा को वैध भी बना सकता है। तो ऐसी जो संविदा होगी उसका प्रभाव है वो शून्य करनी होगा। तो इस प्रकार से ऐसी असम्यक असर के प्रभाव से यदि कोई संविदा की जाती है तो वहाँ पर जो सम्मति प्रदान की जाती है वो सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाती है। और ऐसी स्थिति में तो असम्यक असर का जो प्रभाव होगा वो होगा कि जो संविदा जो बनेगी वो शून्यकरणीय संविदा होगी, तथा इसका जो प्रभाव होगा वो जो दूसरा पक्षकार है जो अधिशासित हुआ है उसके विकल्प पर वो शून्य करणीय, यानी वह व्यक्ति उसको या तो शून्य करवा सकता है या उसको वैध भी करवा सकता है। अब अपन चर्चा करेंगे कपट के बारे में। फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 17 के अनुसार कपट से विपरीत है और इसके अंतर्गत आता है कि निम्न कार्यों में से कोई ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा, उसकी मौनानुकूलता द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो। जो पहला है वो जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो ये विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य नहीं है। यानी कि पहला कि जो बात सत्य है नहीं लेकिन उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया गया है जो ये विश्वास नहीं करता है कि वह बात सत्य नहीं है और उसके बारे में वह सत्य बताता है। दूसरी जो कपट के अंतर्गत बात आएगी वो आएगी किसी तथ्य या ज्ञान का या विश्वास रखने वाले व्यक्ति का उस तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना है। यानी जो किसी तथ्य का या ज्ञान का, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है किसी तथ्य या ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति का उस तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाना, यानी जानबूझकर यदि कोई व्यक्ति किसी बात को छुपाता हो। तीसरा इसका जो है वह कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो। यानी कोई व्यक्ति ये बात करता है कि मैं ये कार्य कर दूंगा और उसका जो आशय होता है वह उस कार्य को नहीं करने का होता है, तो ऐसा कोई कथन आता है वो भी कपट के अंतर्गत माना जाएगा। चौथा इसका पॉइंट है वो है प्रवंचना करने या करने के योग्य कोई कार्य। प्रवंचना का मतलब है कि धोखा देना, यानी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के आशय से यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो भी कपट होता है। पांचवा इसमें जो पॉइंट है वो है कोई ऐसा कार्य या कार्य लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषता घोषित हो। यानी पूर्व में ही पहले से ही विधि विशेषता ही ये माना गया है कि वह कपटपूर्ण है और उसके बारे में यदि कोई कार्य किया जाता है या कोई कार्य लोप किया जाता है तो वह भी कपट की श्रेणी में ही आता है। अब इसके आवश्यक तत्व होंगे। कौन कौन से इसके आवश्यक तत्व हैं जिसके आधार पर ये कहा जाएगा कि कपट है। पहला है कपट सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति द्वारा तथ्य के बारे में ऐसा सुझाव दिया गया हो जो सत्य नहीं है और जिसे उसके सत्य होने का विश्वास भी नहीं है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा कोई सुझाव देता है जो सत्य नहीं है और जिसके बारे में वह स्वयं भी जानता है कि यह बात सत्य नहीं और वो विश्वास भी नहीं करता है। किसी तथ्य का उसे वास्तविक ज्ञान या विश्वास था लेकिन उसने उसे जानबूझकर छुपाया। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी बात को छुपाता है, उसे वास्तविक रूप से ज्ञान होता है लेकिन फिर भी वह उस बात को छुपाता है। तीसरा पूरा न करने की आशा से दिया गया कोई वचन, यानी स्वयं वह जानता है कि इस बात को नहीं करनी है फिर भी वह वचन देता है कि मैं ये बात कर दूंगा, तो वहाँ पर कपट माना जाएगा। चौथा है ऐसा कार्य या लोभ जिसका कपटपूर्ण होना विधि ने विशेष रूप से ही घोषित किया, यानी पहले से ही किसी विधि द्वारा उसको घोषित किया गया है कि यह कपटपूर्ण है, तो यहाँ पर जो बात होगी वो कपट मानी जाएगी। तो इसका प्रभाव भी जो कपट के आधार पर यदि कोई संविदा की जाती है तो ऐसी संविदा भी शून्य करनी होगी, उसका प्रभाव भी शून्य करने होगा। यानी कि जो व्यक्ति इससे आया है वो